हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेमी ओपन इंटरवल बताया था ना कि एक साइड क्लोज, एक साइड ओपन, एक साइड ओपन, एक साइड क्लोज, वही है सेमी ओपन इंटरवल करके, सेमी ओपन क्लोज जो भी बोलो। खुश रहें, जय महाकाल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से अपनी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था और उस होमवर्क के डिस्कशन के साथ ही अपन चालू करते हैं। गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से हम लोगों ने शीट में दिया था होमवर्क और स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, इलस्ट्रेशंस में किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। डीपीपी दिया था क्या? इलस्ट्रेशन 16 to 24, राइट। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम। बताओ भाई, इलस्ट्रेशन 16 17 में किसी को कुछ पूछ रहे हैं? नो डीपीपी, यस, देयर वाज नो डीपीपी इन होमवर्क। बताएंगे इलस्ट्रेशन 16 17 18 में कोई पूछना हो, 19 20 तक, 21 तक, टिल इलस्ट्रेशन 21 किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो जल्दी बताएं फटाफट। इलस्ट्रेशन 21 तक किसी ने इलस्ट्रेशन 20 बोला है। इलस्ट्रेशन 20 से पहले कोई 19 में क्या बोल रहे हैं? लास्ट क्लास में शायद यही वाला सवाल हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा है तो ये इसके बराबर होगा जहां पे भी कोई डिफाइन है, तो जहां पे ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसा पहले भी रेशियोज में माना हुआ है के। तो अगर के मानते हो तो पहले और लास्ट से आप क्या लिख सकते हो? ए इक्वल टू बी के। ये फिर से वही रिलेशन है जो मैंने पहले पिछली क्लास में भी समझाया था आपको। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी के। ऐसे ही सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी के। और E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ के। तो हम लोगों ने अगर इस रेशियो के माना है तो पहले और लास्ट से ए बी के आ जाएगा, सी डी के आ जाएगा और E किसके बराबर आ जाएगा? एफ के। अगर इसको हम यहां पे रखें तो ए की वैल्यू बी के यहां रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? बी क्यूब के क्यूब। देख लेना, ए इक्वल टू हम लोग यहाँ बी के है तो इस बी के को यहां रख रहे हैं तो ए क्यूब है तो बी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा? के क्यूब और इंटू बी प्लस 2 सी स्क्वायर ई। तो व्हाट इज सी? सी इज डी के। तो सी अगर डी के है तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर के स्क्वायर। और ई किसके बराबर है? एफ के। ई किसके बराबर है? ई है एफ के। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया और ई की जगह एफ के रख दिया। -3 ए किसके बराबर है? बी के। ई स्क्वायर किसके बराबर है? ई स्क्वायर है एफ स्क्वायर के स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा? एफ। और होल अपॉन बी की पावर 4 2d स्क्वायर एफ एंड -3b एफ क्यूब। समझ में आएगा? तो ये पूरा एक्सप्रेशन से आप देखना, ऊपर से एक के क्यूब और ये के स्क्वायर इंटू के, यानी किसके बराबर हो गया? फिर से के क्यूब के इंटू के स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? के क्यूब। तो आप देखोगे के क्यूब बाहर आ जाएगा और जो बचेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि जो बचेगा वो एक्चुअली नहीं बचेगा। देखना कैसे, के क्यूब कॉमन आने के बाद ये बी की पावर 4 बन गया पहला टर्म, तो नीचे भी बी की पावर 4 ही है पहला टर्म। दूसरा टर्म है 2d स्क्वायर एफ, यहां भी दूसरा टर्म है 2d स्क्वायर एफ क्योंकि के क्यूब क्या हो चुका है? बाहर। माइनस क्या है? 3bf स्क्वायर और इंटू एफ, तो 3bf स्क्वायर इंटू एफ मतलब 3bf क्यूब, तो -3bf क्यूब ही है। तो ये कैंसल आउट होके सिंपली क्या बचेगा? के क्यूब। के की वैल्यू a बाई बी भी है, के की वैल्यू c बाई डी भी है और के की वैल्यू e बाई एफ भी है। तो व्हाट कैन बी के क्यूब? के क्यूब इज a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू e बाई एफ। तो क्या हो जाएगा? ACE अपॉन BDF, क्योंकि a बाई बी भी के है और c बाई डी भी के है और e बाई एफ भी क्या है? के। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, मेरे ख्याल से आसानी से होना चाहिए।
और कोई है सवाल तो बताएंगे। 21 19 के बाद 21 में कोई पूछना हो। इलस्ट्रेशन 20 बोला है कि दो नंबर हैं, मान लो दोनों नंबर्स a और b हैं, तो बोल रहे हैं a प्लस बी किसके बराबर है, c। नहीं समझ में आया? हम लोग बोले दो नंबर हम लोगों ने जो माने वो क्या है, a और b, तो a प्लस बी किसके बराबर है, c, और बोला है उसके कोशेंट p बाई q के बराबर है, यानी कि कोशेंट मतलब हो गया a बाई b। अगर कोई बोल रहा है कि दो नंबर a और b का कोशेंट, तो व्हाट इज द कोशेंट ऑफ द टू नंबर्स a एंड b, दिस विल बी a अपॉन b। तो a अपॉन b किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, p बाई q। तो फिर से हम लोग इसको चाहें तो किसके बराबर मान लें, k, या हमें a और b निकालना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, कि a बाई बी इज p बाई क्यू, कोशेंट ऑफ द टू नंबर इज a बाई बी एंड दैट इज इक्वल टू p बाई क्यू। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो a अपॉन p इज b अपॉन q। ये सबको समझ में आ गया कि p इधर ले आए हैं और b उधर ले गए हैं, तो a अपॉन p इक्वल टू b अपॉन क्या आ जाएगा, q। तो हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, k। तो यानी यहां से आप देख सकते हो कि a इक्वल टू क्या जाएगा, pk, a क्या आएगा, pk, और b किसके बराबर आएगा, qk। नहीं, a किसके बराबर आएगा, pk, और b किसके बराबर आएगा, qk। तो हम यहां पे अगर इस रिलेशन को यूज करते हैं, a प्लस बी सी है, तो a है pk और b है qk, तो क्या यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, c अपॉन p प्लस क्यू। k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, c अपॉन p प्लस क्यू, और इसमें k की वैल्यू रख दो। तो k की वैल्यू अगर c अपॉन p प्लस क्यू रखोगे तो pc अपॉन p प्लस क्यू, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, qc अपॉन p प्लस क्यू। यानी कि वो जो नंबर होंगे मेरे ख्याल से क्या आएंगे, pc अपॉन p प्लस क्यू एंड qc अपॉन p प्लस क्यू। और कोई इलस्ट्रेशन 21 22 इन सब में पूछना हो किसी को, इलस्ट्रेशन 21 भी है क्या, इलस्ट्रेशन 21 बिल्कुल सेम ही चीज है। अभी पिछली में बोला है कि दोनों नंबर का रेशियो 4:5 है, और फिर बोल रहा है कि डिफरेंस जो है वो 24 है। तो लास्ट प्रॉब्लम में सम दिया हुआ था, अब डिफरेंस दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आसान है, आराम से कर लीजिए। क्योंकि अपन के पास जो पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू सी, उसकी जगह आप लिख लो a माइनस बी इक्वल टू वॉट, 24, और ऐसे ही दूसरा, तो अपने आप k की वैल्यू निकल जाएगी, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 22 किसी को पूछना हो, ठीक है, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 21 कल की क्लास में ही बता दिया था, a यूनियन b में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, यानी कि 1 2 4 5 6 7 9, और a इंटरसेक्शन b में दोनों का कॉमन जो है वो आएगा, तो मेरे ख्याल से 2 और 4। डुअल सेल्फ 2 में किसी को पूछना हो, एनी क्वेश्चन इन डुअल सेल्फ 2, एनी क्वेश्चन इन डुअल सेल्फ 2, डुअल सेल्फ 2 में किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जैसा पूछ रहा हूं उसके हिसाब से आंसर करो, तो आंसर के हिसाब से काम हो पाएगा, और नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस इंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ें, अपने हिसाब से मत लिखिए कुछ भी, नहीं तो फिर वो वेस्ट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसको लिखने का बार बार, फिर आपको लगेगा मेरी बात नहीं सुनी सर ने। डुअल सेल्फ 2 में किसी को कुछ पूछना है तो वो बता दें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन 23 एंड इलस्ट्रेशन 24 में किसी को कुछ पूछना हो, इलस्ट्रेशन 23 एंड इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 23 एंड इलस्ट्रेशन 24 में किसी को कुछ पूछना है, इलस्ट्रेशन 23 इलस्ट्रेशन 24 में किसी को कुछ पूछना है, किसी बच्चे ने इलस्ट्रेशन 23 भी लिख दिया है, तो मतलब थोड़ा सा क्या मतलब मेहनत की कमी काफी कम है।
देख लो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे तो बहुत मुश्किल से बढ़ोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 23 में ले रहा हूं, लेकिन ये लेने लायक सवाल नहीं है मेरे ख्याल से, खुद से करने लायक सवाल है। जैसा लास्ट क्लास में भी मैंने यहाँ बहुत पहले ही बताया था कि अगर मॉडुलस किसी का 5 के बराबर है तो वो नंबर या तो 5 होगा या फिर वो नंबर कैसा होगा, -5। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस नंबर का मॉडुलस 5 है, इस नंबर का मॉडुलस क्या है, 5। तो अगर किसी नंबर का मॉडुलस 5 है तो वो नंबर क्या होगा, या तो 5 का मॉडुलस 5 होता है या फिर -5 का मॉडुलस 5 होता है। तो यानी ये नंबर किसके बराबर होगा, ये नंबर होगा +-5। अब 2 को उधर ले जाइए, तो 2 को उधर ले जाइएगा तो 2 + -5, तो एक तो 7 आएगा, एक -3 आएगा। पहली चीज मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो -3 गया, और मॉडुलस का नेगेटिव अगर नहीं हो सकता है तो मॉडुलस ऑफ x-1 किसके बराबर है, 7। तो x-1 की 2 वैल्यूज आएंगी, फिर से +-7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 8 और एक -6। तो इतना ही सिंपल ये सवाल था, 8 और -6। और कोई पूछना है तो बताएंगे। इलस्ट्रेशन 24 मेरे ख्याल से क्लास में बताया हुआ है। डुअल सेल 3 में किसी को कुछ पूछना हो, वैसे तो डुअल सेल 3 भी बताया हुआ है। मैं जिस तरीके से एडवांस कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं डिस्कशन में, उसके हिसाब से सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप लेट पूछ रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। डुअल सेल 3 में किसी को कुछ पूछना हो, आगे बढ़े। फिर डुअल सेल 3 में किसी को कुछ पूछना हो, ठीक है। हम एक्सरसाइज 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बी रेडी विथ योर डाउट्स, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। और अपने हिसाब से नंबर नहीं लिखिए, जो मेरा इंस्ट्रक्शन है उसको सुनिए और उसके हिसाब से लिखिए, नहीं तो फिर सब गड़बड़ होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। बाकी जो भी डाउट्स हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, और बता भी रहे हैं वहां, लगातार टीचर बता रहे हैं, बेचारे एक एक सवाल सॉल्व कर करके बता रहे हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ, और किसी को लग रहा हो कुछ भी तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मेरे हिसाब से चलेंगे। 11, 12, 13 जो पहले लिखा हुआ है वो नहीं माना जाएगा, जिसको लिखना है आगे लिखें। 11, 12, 13, 11। तो 11 में हम लोग देख सकते हैं काफी सिंपल सा सवाल। बार बार इस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है इस पूरे सवाल में। a की पावर m की पावर n इक्वल टू कितना, a की पावर mn। कैसे लिख सकते हैं इसको यूज करके, आप देखिए लिखा हुआ है x की पावर 1/a-b, और इस पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है, 1/a-c। क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/a-b, और उसकी पावर क्या लिखा है, 1/a-c। तो फिर से ये प्रॉपर्टी लगा दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, ये हो गया ना a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 1/a - b इंटू a - c। क्या हो जाएगा, x की पावर 1/a - b इंटू a - c। तो ये मेरे ख्याल से स्टेप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, x की पावर 1/b - c और उसकी पावर 1/b - a, मतलब x की पावर 1/, x की पावर 1/b - c इंटू b - a, और लास्ट x की पावर और इसकी पावर 1/c - b। तो x की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/, क्लियर है मेरे ख्याल से। ये तीनों टर्म को मैंने इस तरीके से कैसे लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर ns a की पावर mn। तो ये सारी चीजों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है फाइनली। तो जब आप सारी चीजों का प्रोडक्ट लिखोगे तो ये तो x की पावर, मान लो ये m1 है, ये x की पावर m2 है, और ये x की पावर m3 है। तो अल्टीमेटली जब x की पावर m1, x की पावर m2 और x की पावर m3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x की पावर m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या मिलेगा, x की पावर m1 प्लस m2 प्लस m3। यानी फाइनली इनके प्रोडक्ट के बाद x की पावर क्या मिलेगा, 1/a - b
इंटू ए माइनस सी, सही है क्या? फिर क्या मिलेगा? प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस ए, क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस ए, प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी। यहां तक क्लियर हो गया सबको कि जब इसका प्रोडक्ट x की पावर m1, x की पावर m2 और x की पावर m3 होगा तो दैट विल बिकम x की पावर m1 प्लस m2 प्लस m3। उसके बाद ये सवाल सिंपल एलसीएम का सवाल हो गया। आप देख सकते हो कि इसमें फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे a माइनस बी है तो इसमें जो भी है तुम्हारा a माइनस बी, a माइनस सी है, तो a माइनस बी देखो यहां भी है, एक्चुअली वो b माइनस ए है, तो माइनस साइन का थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो a माइनस बी वाला फैक्टर है, दूसरा आप देखोगे तो b माइनस सी वाला फैक्टर है, ये c माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और एक c माइनस ए या a माइनस सी वाला फैक्टर है। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि आप सिंपली इसका एलसीएम लिख लो, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ध्यान से आप देखते रहना है, मैंने इसका एलसीएम लिख दिया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये एलसीएम सबको समझ में आ गया कि यही सारे फैक्टर्स क्या हैं उसमें रिपीटेड। तो पहले देखना a माइनस बी, a माइनस सी है, और यहां पे क्या है a माइनस बी, b माइनस सी, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, और साथ ही साथ c माइनस ए है, तो हम लोग बोले ऊपर उल्टा बोल दिया शायद, पहले वाले में a माइनस बी है और a माइनस सी है, तो यानी कि c माइनस ए नेगेटिव के साथ है, तो एक तो माइनस साइन आएगा और ये b माइनस सी आएगा, तो क्या आएगा? c माइनस बी। फिर इस वाले में देखना b माइनस सी, b माइनस ए, तो a माइनस बी है और b माइनस सी है, तो अब ये वाला माइनस के साथ आएगा, मतलब प्लस a माइनस सी। फिर लास्ट वाले में क्या है? c माइनस ए, ये वाला फैक्टर, और c माइनस बी यानी इसका नेगेटिव, तो फिर ये लास्ट में क्या आएगा? प्लस b माइनस ए। तो ये a से a गया, c से c गया और b से b गया, तो अल्टीमेटली x की पावर 0 और वो किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे, किसी को डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 to 15 में किसी को पूछना है? 12 से 15? एनीवन वांट्स टू आस्क फ्रॉम 12 to 15? ठीक है, फोर्टीन वाले बच्चे तो क्या है, कैलकुलेटर निकाल ले, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 3 क्यूब 27 हो जाएगा, 4 क्यूब 64 हो जाएगा, सबको जोड़ के उसकी पावर -3/2 निकाल लीजिए बेटा। 13 तो और भी खतरनाक है, 8 की पावर 1/3 2 हो जाएगा, 27 की पावर 1/3 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 क्यूब इज 5 क्यूब इंटू 5, तो 5 की पावर 4 की पावर 1/4 5 आ जाएगा। 15 में मेरे ख्याल से वही है 729/10 की पावर जो भी है लिख लो, 6 वगैरह नीचे आ जाएगा, और उसकी पावर -3/4, तो 729 का आपको पता ही है, तो उसके हिसाब से लिख लो। और कोई 16 to 20, 16 से 20, 16 to 20, ठीक है, 16 to 20, 21 से 25, फ्रॉम 21 to 25। 14 का आंसर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। अगर 14 का आंसर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो बहुत दुख की बात है, वो शायद गलत आपने सॉल्व किया होगा। देख लो, ये मैंने बचपन में शायद 2nd 3rd क्लास में किया हो, जोड़ने वोड़ने का काम, आज तुम लोगों के सामने जोड़ के भी दिखा ले रहा हूं। सीरियस काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से जोड़ता हुआ नजर आया तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। देख लेना जोड़ में कुछ गलती हो तो, शायद कुछ ऐसा आना चाहिए। 100 और 100 की पावर लिखा हुआ है -3/2, अब 100 की पावर -3/2, तो मेरे ख्याल से ये 10 स्क्वायर हो गया, तो 10 की पावर -3 आएगा। पता नहीं, शायद ये आंसर में ये बोल रहे हैं कि है ही नहीं, शायद मेरे ख्याल से 1 है। सृष्टि गोयल जी देखिए एक बार,
बताओ, इतना खतरनाक सवाल आज सॉल्व हो गया मेरे से। और बताओ 25 तक कुछ और पूछना हो? किसी बच्चे ने 25 लिखा है, विष्णु गोयल, देखते हैं। सीरियस पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि आगे चल के फिर बहुत मुश्किल आने वाली है नहीं तो। ये है कुल मिला के 25 नंबर क्वेश्चन, ए की पावर m की पावर n, और उसके बाद लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। तो हम लोग बोल रहे हैं कि a की पावर m की पावर n क्या हो गया? a की पावर mn, नहीं, सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद है a की पावर m की पावर n, देख लो a की पावर mn, और ये क्या हो गया? a की पावर m की पावर n। तो एक्सपोनेंट वाले रूल से हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि mn इक्वल्स m की पावर n, mn इक्वल्स क्या हो जाएगा? m की पावर n। हमको निकालना क्या है वो एक बार मैं देख लेता हूं। देन एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n, देन एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n। तो m को इन टर्म्स ऑफ n लिखना है, तो एक m कट जाएगा। तो अगर एक m कट गया तो m की पावर क्या बचेगा? n-1। क्या बचेगा? m की पावर n-1। और यहां से जब आप m निकालिएगा तो ये पावर उधर क्या जाएगा? 1/n-1। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n रेज टू द पावर 1/n-1। तो मेरे ख्याल से 25 तक कर लिया गया है। और किसी को पूछना हो 26 to 29, आगे का बताएं। 26 to 29, फ्रॉम 26 to 29। तो मेरे ख्याल से एक बच्चे ने 28 लिखा है। 28 इज मॉड्यूलस ऑफ x-3 की पावर 28, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ x-3 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1। पढ़ते हैं, ध्यान से सुन लेना, अच्छा सवाल है। हम लोग बोले समथिंग की पावर समथिंग 1 है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबली? सुनिएगा, हम लोग की क्या क्या चीजें पॉसिबली हो सकती हैं कि एक तो हो सकता है कि समथिंग की पावर 0 भी 1 होता है, नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल रूल में कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1। इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, a नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल वाले रिलेशन में कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1। बस इसमें मेन शर्त क्या होती है कि a को क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, जो कि मैंने लिखा भी है, आप देख लो। तो a नॉन जीरो। दूसरी चीज में एक चीज और क्या कह रहा हूं, दूसरी एक चीज क्या कह रहा हूं कि 1 दूसरी तरीके से भी हो सकता है कि अगर बेस ही 1 जाए, मतलब जैसे मान लो कोई बोलता है कि 1 की पावर m, जहां m नहीं कोई भी नंबर हो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 की पावर अगर m लिख रहे हो, ठीक है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है। एक और भी केस हो सकता है कि अगर -1 की पावर इवन हो जाए, तो -1 की पावर इवन में भी 1 हो सकता है, समझ में आया क्या? जैसे -1 की पावर 2, -1 की पावर 6, इस तरह के केसेस में भी क्या हो सकता है? इवन। तो पहले तो हम देख रहे हैं क्या कि दिस समथिंग इज 1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं 1 होने की? पहली पॉसिबिलिटी कि हम लोग पहली पॉसिबिलिटी क्या बोल सकते हैं कि जो a की पावर 0 है उसको अपन किसके बराबर कह दें? 1। तो यानी ऊपर वाले को किससे रिलेट कर दे? 0 से, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज का आप समझिएगा कि a की पावर 0 अगर 1 है, सुनना ध्यान से, तो उसमें a नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और 1/3, 3 और 1/3। तो x इक्वल टू 3 के लिए ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी, राइट, लेकिन ये बेस भी 0 हो जाएगा, ये बेस भी क्या हो जाएगा? 0। पहले समझेंगे, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मैंने बोला कि हम कौन से केस में आगे बढ़ रहे हैं? a की पावर 0 इक्वल टू 1 वाला, जिसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि a नॉन जीरो होना चाहिए। a कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। तो जब मैंने इसको लिखा तो दो सॉल्यूशन आए। अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये 0 तो है, लेकिन बेस भी क्या हो जाएगा? 0।
तो बेस भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं देगा। सॉल्यूशन फिर किस केस में आएगा? 1/3। तो आप 1/3 के केस में वो 0 हो जाएगा और ये नॉन जीरो होगा, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं समथिंग की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? 1। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि बेस किसके बराबर हो जाए? 1, यानी बेस कौन है? मॉड्यूलस ऑफ x-3। अगर बेस 1 हो जाए यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x-3 1 हो जाए तो ये 1 है। अब यहां x की कोई वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी x-3 इक्वल टू +-1, और ये क्या देगा आपको? x इक्वल टू 4 and 2। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग और 2 के कोरस्पॉन्डिंग, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 बेस। और पावर जो भी होगा तो 1 की पावर समथिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? 1। एक चीज मैंने और बोली थी, क्या? कि अगर बेस -1 हो और पावर कैसा हो जाए? इवन। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में बेस -1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेस में क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूलस x-3। तो x के किसी भी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस x-3 कभी भी -1 वैल्यू नहीं दे सकता। यानी व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन? 2, 4 and 1/3। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? 2, 4 and 1/3। और कुछ पूछना है तो बताएंगे। 29 वाला सवाल मैंने पहले भी क्लास के अंदर बताया हुआ है, ठीक है ना? उसमें 3 की पावर 2x² था, -2 into 3 की पावर x² प्लस x प्लस 6 था, और फिर 3 की पावर 2 टाइम्स x प्लस 6 था। ये डीपीपी में क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया क्या? तो मेरे ख्याल से 29 ऑलरेडी डन है क्वेश्चन, ठीक है ना? डीपीपी में एक सवाल आया था 3 की पावर 2x² माइनस 3 की पावर x² प्लस x प्लस 6 इंटू 2, तो एग्जैक्टली सेम सवाल है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 वी हैव डन। उसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछें। और डिस्कशन का जैसा मैं तरीका बोल रहा हूं बार बार कि जैसे मैं बोलूं कि यहां से यहां तक पूछना हो तो उसमें से पूछिए। आप पुराना बोलिएगा, उसके पहले बोलिएगा तो वो सब थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो बी अलर्ट ताकि हम उसमें काम कर पाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद कंप्लीट कर लिया था कहां तक? जो भी अपने थ्योरी का पार्ट था, ठीक है? उसमें 2 चीजें बची हुई हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक हम लोग बोल रहे हैं क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इंटरवल वाला तक खत्म कर लिया था, राइट? हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक बचा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सुनना एक चीज, ये जो हम लोग अभी 2 टॉपिक देखेंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दोनों टॉपिक जो हैं अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, अभी हम लोग इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखेंगे। जो इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम लोग कब करेंगे? दैट विल बी डन इन क्लास 12 का जो पहला टॉपिक होता है दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस में हम इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे और उस पर खूब सारे इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग हम इसको बस बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं। मतलब कभी ये फंक्शन आपसे टकरा जाए तो आप इसको देख के डरो मत, आपकी एक्वेंटेंस इससे इतनी हो जाए कि कभी भी इस चीज को देखो तो घबराहट नहीं हो, अपन उस चीज को आराम से हैंडल कर पाए, ठीक है? तो अभी जो भी हम सवाल पूछेंगे आपसे टेस्ट वगैरह में भी या कोई चीज में भी, हम लोग बोले उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई फाई होगा, ठीक है? अभी नॉर्मल से कहीं कहीं सिंबल्स यूज हो सकते हैं, तो वो सब चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक बार समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पहले तो इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू ये जो बड़े ये वाला जो ब्रैकेट है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बोले y इक्वल टू दिस ब्रैकेट और अंदर क्या लिख देते हैं? x। नहीं, y इक्वल टू दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट और x। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं हो, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं हो कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन में अगर ये मेंशन्ड है कि ये वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तभी हम क्वेश्चन में इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। समझ में आएगा? अदरवाइज हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिटरेचर्स में, समझ में आएगा? लेकिन साथ ही साथ ये मेंशन करना पड़ता है कि दिस सिंबल डिनोट्स व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है आपके,
तो आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानेंगे, आप इसको एक सिंपल ब्रैकेट ही मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि है क्या, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होता है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल। पहली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो आउटपुट होगा दैट इज ऑलवेज एन इंटीजर, लेकिन उसमें भी ध्यान रखेंगे कि दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यानी इसके बारे में क्या बोलेंगे कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, देख लो बिल्कुल मैंने इंग्लिश में लिख दिया सिंपल भाषा में कि इसका मतलब क्या हो गया, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, इस सिंबल का मतलब हो गया कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं मान लो 2.7, नहीं हम लोग लिखते हैं क्या 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर हम लोग लिखते हैं क्या 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, नहीं बाय डेफिनेशन कोई इसका आंसर कर सकता है क्या, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस बाय डेफिनेशन 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सी बात थी क्या कि 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.7, नहीं इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.7। तो बहुत क्लियर है, जिसका 3 आंसर आ रहा है बच्चों रॉन्ग है, ध्यान से सुन लो आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। हम लोग बोले कि इसका मतलब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.7, क्या 2.7 इंटीजर है, नो, तो यानी इक्वल टू वाला तो होगा नहीं, तो यानी कि व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 2.7 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है। तो आप नंबर लाइन पे चले जाओ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो अगर आप बोलोगे 2.7 तो 2.7 तो इधर आएगा, तो जो बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं वो डेफिनेटली कैसे हुए, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गए, क्योंकि 3 तो 2.7 से बड़ा हो गया ना भाई, हम लोगों को कौन सा इंटीजर चाहिए, सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.7 से छोटा है। 2.7 से छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, ध्यान से देखो 2.7 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन ये सारे इंटीजर्स नहीं चाहिए, इसमें जो सबसे बड़े वाला इंटीजर है वो चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2.7। तो 2.7 से छोटा होना चाहिए इंटीजर, और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा आपको 2, समझ में आएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे 2। तो बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉन्सेप्ट में जब भी हम आउटपुट की वैल्यू बोलेंगे, पहली चीज ध्यान रखेंगे कि आउटपुट मस्ट बी इंटीजर, और दूसरी चीज क्या बोलेंगे कि दैट मस्ट बी ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू व्हाट दैट पर्टिकुलर नंबर। जैसे अगर कोई पूछता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, व्हाट विल बी द आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ठीक है 5, क्यों, क्योंकि हम लोग बोले इसका आंसर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 या 5 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है। तो 5 या 5 से छोटा, तो 5 तो खुद ही इंटीजर हो गया ना भाई, तो अगर 5 खुद ही इंटीजर हो गया तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5, द आंसर इज व्हाट इटसेल्फ 5। तो हम लोग बोले इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो आप हमेशा देखोगे क्या, इसको लिख लेना, मैंने लिखवा दिया वैसे तो यहां बगल में लिख भी दिया है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू व्हाट x। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और एक चीज और हम सोच सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें, कब, जब x की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 है। ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल रहे हैं जब ये नंबर जो अंदर वाला है, ध्यान से सुने, हम लोग बोले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल रहे हैं जिसमें ये जो अंदर वाला नंबर x है वो कहां से कहां तक है, क्लोज 0 से ओपन 1, क्लोज 0 से ओपन 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू इज व्हाट 0, द वैल्यू इज 0। वेरी गुड, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया है, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेते हो, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले रहे हो, देख रहे हो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर,
चाहो तो इसको इधर प्लॉट कर लें अपन। जीरो से 1 के बीच का कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि 1 नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं ले रहे हैं? 1 नहीं ले रहे हैं, और जो 0 है उसको ले रहे हैं। समझ में आएगा? तो इसके बीच का कोई भी नंबर लोगे तो वो कभी इंटीजर तो होगा नहीं। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होगा, तो द आंसर विल बी ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट? दैट इज गोइंग टू बी 0, और 0 के लिए भी आंसर क्या आएगा? 0। यानी इस केस में आंसर क्या हो गया? 0। अगर x क्लोज 1 से ओपन 2 है, मतलब x की वैल्यू 1 से 2 है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर? इस बार ध्यान रखेंगे कि 1 को इंक्लूड किया है और 2 को क्या किया है? एक्सक्लूड। बताएंगे? तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। यानी कि अगर आपने x को 1 से 2 के बीच में लिया है, जिसमें 2 एक्सक्लूडेड है, तो डेफिनेटली सारे नंबर्स का अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऑब्वियस बात है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू दैट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा आएगा, दैट विल बी ऑलवेज 1। ऐसे ही द आंसर विल बी व्हाट? 2। ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि x अगर -1 से 0 है, कहां से कहां तक है? x -1 क्लोज से कहां तक है? 0। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? x अगर -1 से 0 है, द आंसर इज व्हाट? -1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x -1 से 0 है, तो आंसर इसका किसके बराबर आ जाएगा? -1। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ गए कि अगर हम लोग को कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड सवाल करना है, तो आप यहां से क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम उसका आंसर करते हैं। एक तो ये पार्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना। दूसरा क्या है? उल्टा भी होता है। दूसरा उल्टा कैसे होता है? जैसे अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 6, नहीं, दूसरा पार्ट क्या होता है? जस्ट रिवर्स। जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर x यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां है, तो व्हाट आर द आंसर्स, राइट। दूसरा मैं बोल रहा हूं जस्ट उल्टा, कि आप बोलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 6 है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 6 है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? पंकज कुमार का आंसर आ गया है 6। आदित्य संचेती ने तो बहुत ही खतरनाक आंसर दे दिया, बिटवीन 0 एंड 1। बेटा बिटवीन 0 एंड 1 अगर रहेगा तो ऑफकोर्स जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। थोड़ा सोचें। प्रियमदा द्विवेदी ने 5 और 6 लिखा है, सोचिए 5 और 6 का कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे बच्चों का सही है, क्लोज 6 टू ओपन 7। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर आप लेते हो 6 से 7 के बीच का, कहां से कहां तक लेते हो? 6 से 7 के बीच का, तो डेफिनेटली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उसका पहले वाला इंटीजर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 6। जैसे आप देख रहे हो ना, 0 से 1 में जितने भी नंबर हैं उन सब का आंसर क्या आया? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आया? 0, मतलब उसके पहले वाला इंटीजर। 1 से 2 वाले का क्या आया? 1। तो ऐसे ही 6 से 7 वाले के बीच का क्या आएगा? 6, और 6 भी इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 6। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दोबारा एक्सप्लेन करवाना हो तो बताओ। -∞ to 6 जिन्होंने बोला है, कुमार साहब ने, वो गलत बोला है। -∞ 6 में बहुत सारे नंबर होंगे जिसके अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएंगे। जो करेक्ट आंसर है वो मैंने लिख भी दिया है। 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 या 1? पुरुषोत्तम शर्मा का सवाल है। 1.9 बार 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -∞ to 6 वाले बच्चे थोड़े से सतर्क रहें, -∞ से 6 वाले बच्चे बिल्कुल सतर्क रहें। ऐसा कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का 1 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 2 आ रहा है, कंफ्यूजन इसी में होगा। चलो ठीक है, 2 कितने बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ वही लिखें। अब सब रुक जाएं। कितने बच्चे 2 बोल रहे हैं और उनका रीजन क्या है 2 बोलने का, वो बतलाएं। बहुत सारे बच्चे 1 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 2 बोल रहे हैं,
और एक तो अथर्व है जिन्होंने सेफ साइड खेलने की कोशिश की है। आईआईटी में सेफ साइड सिर्फ यही होता है, मैं बता सकता हूं आईआईटी का सेफ साइड है कि आपको प्रिसाइज नॉलेज हो, आपको पता होना चाहिए कि ये है और ये नहीं है, तभी होगा। क्योंकि अगर आपने 1 और 2 दोनों लिख दिया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। दैट इज नॉट सेफ साइड, दैट इज द मोस्ट अनसेफ साइड। यशु अग्रवाल का एक आंसर आया है 1.9 बार इक्वल टू 2, हेंस 2। हाउ विल यू प्रूव यशु की 1.9 बार इज 2? खान साहब ने भी लिखा है एज 1.9 बार इज इक्वल टू 2 एग्जैक्टली 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन के हिसाब से 1 कैसे हो गया? जिन बच्चों ने भी लिखा है कि 1.9 बार कैन नॉट बी इक्वल टू 2 या 1.9 बार इज इक्वल टू 2, वो बतलाएं कि क्यों 1.9 बार इज 2। सौमित्र। उज्जवल प्रसाद ने लिखा है 1.9 बार इज अप्रोचिंग 2 नॉट इक्वल टू 2, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो अब अपन आंसर पे आ जाते हैं कि 1.9 बार 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। सुनेंगे ध्यान से। ये देख लो, अब लिख लिया है, सुनना ध्यान से। 1.9 बार का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, द आंसर विल बी व्हाट? 2। सुने 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 ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। हाँ, हाउ पे ही आ रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं सुनो सुनो सुनो। बाकी सारे बच्चे जो हैं अब स्पैमिंग बंद कर दें। तो 1.9 बार का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट इज इक्वल टू 2। सुनिए ध्यान से। हाँ, 1.9 बार, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सौमित्र ने लिखा है, पता नहीं शायद सुना उन्होंने या जैसा भी होगा। तो 1.9 बार का मतलब पहले तो ये समझेंगे कि 1.9 बार एंड 2 विल बी एग्जैक्टली सेम। 1.9 बार और 2 विल बी एग्जैक्टली सेम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, कि कोई भी दो नंबर अगर आप बोलते हो, ठीक है ना, कोई भी दो डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। ध्यान से सुनते रहे। हेलो, लेके अगर कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो 1.9 बार और 2, 1.9 बार का मतलब सबको पता है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये चलता जाएगा भाई। ध्यान से सुनिएगा। 1.9 बार का मतलब क्या हो गया कि 1.9999 ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये रिपीट करता जाएगा। समझ में आएगा? तो कैन एनीवन सजेस्ट कि व्हाट इज द नंबर, एनी नंबर, अ नंबर बिटवीन 1.9 बार एंड 2? कोई एक नंबर बताइए 1.9 बार और 2 के बीच में, क्योंकि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो उसके बीच में कोई ना कोई नंबर होगा ना। और ऑब्वियस सी बात है कि 2 को लिखने के मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूं आपको। समझ में आएगा? तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि क्या इन दोनों नंबर के बीच में क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। सोच के बताओ। हां, तो हम लोग एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि 0.1 बार। भाई शिवांश गुप्ता क्या लिख रहे हो यार, एक बार पढ़ो भी यार। 1.9 बार और 2 के बीच में आपको बस क्लियरली समझना पड़ेगा कि इनके बीच में अगर कोई भी नंबर आप बताने की कोशिश भी करोगे, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 2 भी करोगे, तो वो नंबर खुद 1.9 बार ही आएगा। यानी 1.9 बार और 2 के बीच में कैसे हो सकता है? ऋषभ बदेरा, 0.1 कहां है बेटा? 1.9 बार कहां है? सोचो तो सही। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ लेना चाहिए कि 1.9 बार और 2 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। 1.9 बार प्लस 0.1। बताओ भाई, ये नंबर तुम ही बता दो नंदन बोस। अगर बता दोगे तो हम भी मान जाएंगे। बाकी अगर 2.1 बोलते हो तो सही है। 1.9 बार प्लस 0.1 तो 2 से आगे निकल जाएगा ना भाई नंदन बोस जी। सोचिए ना एक बार, 0.1 जोड़िए एक बार नंदन बोस जी। हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। 1.9 बार प्लस 0.1 करोगे, इसमें आप 0.1 जोड़ दो, क्या वो नंबर 2 को क्रॉस नहीं करेगा? सोच के बताओ। 1.92 बेटा अनीश कुमार, मेरे ख्याल से एक बार नंबर लाइन फिर से विजिट कर लो आप। 1.92 तो 1.9 बार के बहुत पीछे रह गया। ये जो 1.99999 लिखा है अनीश कुमार जी, ये 1.9 बार के बहुत पीछे नंबर है।
1.9 बार के पीछे नंबर है 1 पॉइंट, उसके बाद जो आपने 5 6 9 लिखा है, मैं गिन नहीं पा रहा हूं, या तो 5 लिखा है शायद, तो ये सब जो होगा वो बहुत पीछे नंबर होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब ध्यान से सुनिएगा कि 1.9 बार और 2 के बीच में कोई भी नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि 1.9 बार एंड 2 will be occupying the same chair on the number line। 1.9 बार और 2 जो होगा that will be occupying the same chair on the number line। समझ में आया क्या? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा? 2। ठीक है ना? बाकी आप वीडियो को दोबारा सुनिएगा, फिर भी कोई मन में डाउट है तो बता सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे 1.92 या 1.999 लिख रहे हैं वो थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? यस, हम लोग बोल रहे हैं क्या y नॉट 1, जब 1.9/2 है और मैंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहता है डेफिनेशन कि दिस इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2 या दिस इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1.9 बार। तो 1.9 बार इज 2, तो ऑफ कोर्स 2 या 2 से छोटा बोल रहा है, तो हम लोग बोल रहे कि 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, ठीक है मेरे ख्याल से। सृष्टि गुंजन जी, मैंने जवाब दे दिया है आपकी बात का। एनी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर तो होता ही है ना भाई। 1.9 बार और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए दोनों को सेम कहा जा रहा है निकुंज गर्ग। 1.9 बार और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए दोनों को सेम कहा जा रहा है। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर बोला जाता है, तो होता है तभी बोला जाता है। 0.1 बार एक बार 1.9 बार में जोड़ लीजिए रंजना अग्रवाल, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 के किधर की साइड जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा जोड़ घटाओ स्ट्रॉन्ग करो उसका, एक आध हॉर्लिक्स का अगर कुछ आता हो तो पीते हैं, नहीं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो इसके ग्राफ पे आते हैं, ध्यान से सुनना। तो मेरे ख्याल से काफी डिस्कशन हो गया है और सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और ये राउंड ऑफ बाउंड ऑफ वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सतर्क रहें, हमने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बोला है जबरदस्ती मेरे मुंह में राउंड ऑफ और इस तरह के वर्ड मत डालो। मैंने अपनी बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर और प्रिसाइज वे में रखा है, उस चीज को समझें अपन। तो मेरे ख्याल से x -1 से अगर 0 के बीच में है तो हम लोग बोल रहे हैं कि -1, 0 से 1 के बीच में तो 0, 1 से 2 के बीच में है 1 और 2 से 3 के बीच में है तो क्या आ जाएगा 2। अब एक चीज सुनना, हम लोग बोले इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे ग्राफ बनेगा? तो ग्राफ बनाने में तो हमको x एक्सिस y एक्सिस तो ठीक है बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब x 0 से 1 तक है तो देखना ध्यान से कि अगर x 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर है, x कहां से कहां तक के बीच का नंबर है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज 0। मतलब 0 से 1 के बीच में हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? 0। नहीं समझ में आया? हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो y की वैल्यू 0 आएगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। x अगर 0 से 1 के बीच में है तो y किसके बराबर आएगा? 0। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। एक चीज और सुनना, यहां पे ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, तो 1 पे हम लोग इस तरह का सिंबल डिनोट करते हैं, हॉलो सर्कल। जैसे 1 पे x इक्वल टू 1 पे ये वाला पार्ट नहीं है, समझ में आया क्या? 0 नहीं है, तो 1 पे हम लोग क्या लगाते हैं? हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज नॉट द वैल्यू। 1 से 2 के बीच की बात करते हैं, 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x अगर 1 से 2 के बीच में है तो y किसके बराबर है? 1। तो अगर x 1 से 2 के बीच में लोगे तो y 1 आएगा, तो यानी कि y इक्वल टू 1, तो ऐसी लाइन होगी। समझ में आ रहा है सबको कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x की वैल्यू हम लोगों ने कहां से कहां तक ली है? अभी ठीक है क्या? x की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 से लेकर 1 तक के बीच में ली है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से 2 के बीच में लिया अगर आपने x को अगर 1 से 2 के बीच में लिया है तो y इक्वल टू क्या आएगा? 1। यानी ये जो हाइट होगी ये किसके बराबर होगी? 1। एक चीज का और ध्यान रखना, 2 पे वैल्यू 1 नहीं है, तो यहां पे फिर से क्या लगेगा आपका? हॉलो सर्कल। 2 पे द वैल्यू इज नॉट 1, तो इसलिए वहां पे फिर से कैसा लगेगा? हॉलो सर्कल। फिर से हम लोग बोल रहे हैं क्या
कि x अगर 2 से 3 के बीच में है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज 2। तो ये अगर हाइट 1 है तो 2 वाली हाइट से 1 यूनिट और ऊपर जाएगी, तो 1 यूनिट ऊपर आ जाएगी, तो ऐसा जाएगा। और 3 पे फिर से 3 होगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये 0, ये डिस्टेंस किसके बराबर है 1, और ये वाला किसके बराबर है 2। ये सबको क्लियर है क्या कि हम लोग बोल रहे हैं कि x 0 से 1 तो y हमेशा 0, x अगर 1 से 2 है तो y हमेशा किसके बराबर होगा 1। 2 पे होलो सर्कल क्यों लगाया है? क्योंकि 2 पे वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, 2 पे वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर, तो इसका क्लोज सर्कल ऊपर मिलेगा। नहीं, 2 पे जो वैल्यू आएगी वो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि होलो सर्कल का मतलब मैंने क्या बताया कि होलो सर्कल का मतलब कि दैट इज नॉट द वैल्यू, तो 2 पे वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। और 2 से 3 के बीच में ऐसा चलेगा। ऐसे ही अगर x को -1 से 0 लेंगे, x को क्या लिया -1 से 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -1, और 0 पे वैल्यू हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की है, तो 0 पे फिर से क्या लगेगा होलो सर्कल। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते समय। बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m। क्या बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m, जहां पे m क्या होगा एक इंटीजर, ठीक है ना। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इक्वल टू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m। ध्यान रखें कि m कैसा होना चाहिए इंटीजर। क्या अपन बतला सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप? एनीवन? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m लाइक स्टेप्स। तो बिल्कुल सही कहा, इसीलिए इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। This same function is also known as step up function, क्योंकि ये जो भी ग्राफ बन रहा है that is like steps, तो इसलिए इसको हम लोग step up function भी कहते हैं। Greatest integer of x plus m equal to greatest integer x plus m whenever m is what integer। ये सोच के बताएं कैसे होगा, ठीक है प्रियंका यादव जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा कि x अगर कोई भी नंबर है, समझ में आएगा, तो उस नंबर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फिर से देखेंगे, समझेंगे चीजों को कि हम लोग बोले कोई भी नंबर आपने x है, जैसे हमने एक नंबर लिया अभी 2.7, हमने एक नंबर अभी क्या लिया 2.7, तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस नंबर। दिस नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नहीं, दिस नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ध्यान से सुनना, दिस नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक तो इसका क्या होगा इंटीग्रल पार्ट, और एक इसका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं, हालांकि 2.7 है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो इसका इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा इसका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आया सबको? इंटीग्रल पार्ट इसका किसके बराबर है 2, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है 0.7। नहीं, इसका इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 अभी निकाला था ना सबने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 किसके बराबर आया था 2, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.7, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.7, बता सकता है कोई? और फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाट आर द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7? व्हाट आर द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7? -2.7 लिखा है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे वो आंसर देंगे -2 एंड -0.7, तो पहले समझेंगे कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है,
कुछ बच्चों ने बोला है -3 इज द इंटीग्रल पार्ट और 0.3 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ये वाले बच्चे सही हैं। और कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ लिखा है कि इंटीग्रल पार्ट इज -2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज -0.7। नहीं, इंटीग्रल पार्ट क्या लिखा है बच्चों ने? -2 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखा है? -0.7। तो ये वाले जितने बच्चे हैं सब गलत जवाब है और ये वाले जो जवाब हैं ये सारे सही जवाब हैं। सुनेंगे कैसे? उत्कर्ष तिवारी जी ने तो -2 -3 दोनों ही लिख दिया है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा अनसेफ साइड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत प्रिसाइज पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसके इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं। अभी अगर आपसे मैं पूछूं, एक ने तो -3 और 0.7 लिख दिया है, जिसने भी लिखा है दिस इज रॉन्ग। अब सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरी बात भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, ठीक है ना। सुनिए, हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये सही है -3 और 0.3 वाला, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.7 क्या होगा? अभी हम लोगों ने सबने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर सही सही निकालना सीखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.7 की अगर बात करें तो ये -2.7 होगा कहां बैठा हुआ? -2.7 होगा इधर कहीं बैठा हुआ। पहले तो हमने जीपीएस एक्टिवेट करके इसका लोकेशन फाइंड आउट कर लिया। कहां पे लोकेशन मिला? -2.7 का लोकेशन कहां मिला अपन को? -3 से -2 के बीच में कहीं इस तरफ आ रहा होगा -2। समझ में आएगा? अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करते हैं, सुनना ध्यान से, कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या हो गया कि द नंबर या द इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -2.7। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -2.7? तो आप देखोगे कि -2.7 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिख रहा है? -3। तो क्या हम लोग इस बात से अग्री करते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा? -3। किसी को डाउट हो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो वो बच्चा बोले बस, उसके अलावा कोई नहीं। किसी को भी लग रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कैसे आया, तो वो बोल सकता है। ठीक है सबके लिए? -3, हाँ बस इतना ही बताना है कि अगर समझ में आ गया तो बस बोल देना यस, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.7 किसके बराबर हो गया? -3। अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। और उन दोनों का सम जो है वो नंबर के बराबर ही तो होना चाहिए ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक इंटीग्रल पार्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि जब आपने इसका इंटीग्रल पार्ट अलग किया, फ्रैक्शनल पार्ट अलग किया, तो इन दोनों का सम तो 2.7 ही आना चाहिए ना, तभी तो उसका वो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका इंटीग्रल -3 है, तो अगर इसका इंटीग्रल -3 है तो फ्रैक्शनल क्या होना चाहिए सो दैट कि -3 और उसका सम किसके बराबर है? -2.7। यानी फ्रैक्शनल बात को अगर मैं f से डिनोट कर रहा हूं, नहीं, अगर फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं f से डिनोट कर रहा हूं तो -3 + f मस्ट बी इक्वल टू -2.7। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि एक नंबर दो पार्ट में है, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, सही है क्या? तो उन दोनों का सम वो नंबर तो आना चाहिए ना भाई। तो हम लोगों ने बोला कि -2.7 का इंटीग्रल पार्ट -3 है और लेट द फ्रैक्शनल पार्ट बी f। तो यहां से अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? द वैल्यू ऑफ f विल बी व्हाट? 0.3। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो सही आंसर होगा कि -2.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -3 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा? 0.3। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत बेसिक से इसको क्लियर किया है और आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव नंबर का जब आप फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुने और इसको अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो मैथ्स में बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर हम नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपको फ्रैक्शनल पार्ट अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आएगा? अब बोलो कैसे नहीं हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा समय दो, आगे बढ़ते हैं।
सुनेंगे इसके प्रूफ में हम लोग बात कर रहे हैं कि x जो है कोई नंबर है, इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं। x जो है कोई नंबर है, क्या है x? नंबर। इस नंबर में मैंने अभी बतलाया सबको कि हर एक नंबर को दो पार्ट में आप तोड़ सकते हो, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं, एक तो होगा उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका होगा कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो x को मैं i प्लस एफ लिख सकता हूं, जहां इसके बारे में क्या बोल रहा हूं? नहीं, इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। समझ में आया क्या? दूसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि f जो है नहीं, x जो है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट और f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने आपको बताया ना कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। समझ में आएगा? क्योंकि आप देखोगे कि अभी थोड़ी देर के बाद भी समझ में आएगा, या -2.7 का भी मैंने एग्जांपल लिखा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। कोई भी नंबर लोगे नेगेटिव, ठीक है ना, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो भी जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसके पीछे की साइड मिलेगा, वो पीछे की साइड मिलेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब भी तुम उसमें ऐड करोगे तो पॉजिटिव पार्ट ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। सोचना, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पे कोई नंबर है जो दो इंटीजर्स के बीच में, नहीं, नंबर लाइन पे कोई नंबर है जो दो इंटीजर्स के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा पीछे ही मिलेगा ना भाई। सोचना, इसका, इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा पीछे ही मिलेगा। और प्लस तुम फ्रैक्शनल पार्ट करने वाले हो, तो प्लस करोगे, पॉजिटिव ऐड करोगे, तभी तो ये नंबर आगे बढ़ेगा। तो यानी फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में एक और रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है तो 1 से तो क्या होगा? छोटा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर के दो पार्ट हो गए, i प्लस एफ, जहां i इंटीग्रल पार्ट हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट जो f है वो हमेशा किसके बीच में होगा? मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे कि हम लोग बोले कि नंबर के दो पार्ट, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। देखना, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बता सकते हैं, फिर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। देखो, अब हम लोग इसका LHS पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि x है, तो x किसके बराबर है? i प्लस एफ। नहीं, x क्या हो गया? i प्लस एफ, और प्लस हम लोग बोल रहे हैं क्या है? m। नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं i प्लस एफ और प्लस क्या हो गया? m। अब एक चीज सोच के बताना कि अगर ये नंबर है, नहीं, ये नंबर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा? बताओ। अगर i प्लस एफ, x को लिख दिया मैंने, और प्लस मैंने बोला m जो कि इंटीजर है, तो अगर कोई पूछे कि बच्चों इसका इंटीग्रल पार्ट बता दो, तो बता पाओगे क्या इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? बताओ सब। m इंटीजर है भाई, इसका प्रूफ कर रहे हैं, यहां देखिए ना, लिखा तो हुआ है m क्या है। जो बच्चे पूछ रहे हैं m क्या है, वो देखें क्या चीज प्रूफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, i प्लस एम, आई प्लस एम, आई प्लस एम। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? i प्लस एम। नहीं, i प्लस एफ प्लस एम, तो f तो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ ना, और m इंटीजर है, तो व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ i प्लस एफ प्लस एम? दैट इज गोइंग टू बी i प्लस एम। और i की बात करते हैं, अगर हम i की बात कर रहे हैं तो यहां देखना, i क्या है? i खुद x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। i खुद किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि i जो है वो सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m। नहीं, i जो है वो खुद क्या है? x का, समझ में आ रहा है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं i को ग्रेटेस्ट इंटीजर x से रिप्लेस कर दे रहा हूं, और प्लस क्या रहेगा? m। तो देख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। और उसके बाद वही दो गोल्डन शब्द क्या? हेंस प्रूव्ड। सही है क्या? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m। ठीक है, आगे बढ़े, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइक दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी दो वैल्यूज होंगी। जब x इंटीजर होगा तो दिस इज 0, जब x कैसा होगा इंटीजर तो दिस इज 0, और जब x इंटीजर नहीं होगा दिस इज -1। फिर से सुन लेना कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, अगर x इंटीजर होगा तो 0 नहीं, और x जब इंटीजर नहीं होगा, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने बिलोंग्स टू को ऐसे काट दिया तो इसका मतलब हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि 0 कब, जब x इंटीजर होगा, और -1 कब, जब x इंटीजर नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हो एक लाइन है ड्रॉन, कोई बता सकता है कैसे होगा ये प्रूफ, हाउ कैन बी प्रूव दिस? हाँ, लेट x इक्वल टू i प्लस एफ, अगेन तो सही है, लेकिन उसको कंप्लीट करें प्रूफ को, उसी चीज को कंप्लीट करना है प्रूफ को। केशव सराफ ने इंटीजर के लिए प्रूव किया, इंटीजर के लिए मेरे ख्याल से सारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। यशु अग्रवाल ने बिल्कुल सही किया है, मेरे ख्याल से i प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, उसके बाद आप उन्होंने -i प्लस 1 और 1 जोड़ दिया है उधर, ताकि 1 माइनस एफ कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। सही है बेटा यशु, गुड। देखिएगा, हम लोग बोलेंगे क्या कि x को फिर से एक बार दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो i प्लस एफ और एक i। तो पहला केस मैंने क्या बोला था कि x इंटीजर हो, ठीक है ना, तो x इंटीजर वाले मेरे ख्याल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि अगर x इंटीजर है, समझ में आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो गया i। मैंने क्या बोला पहले केस में कि अगर x इंटीजर है तो x को मैंने i मान लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा i। दूसरी बात कि अगर -x निकालोगे तो -i आएगा, -x निकालोगे तो क्या आएगा -i, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x होगा वो आ गया -i। हम केस 1 की बात कर रहे हैं अभी, केस 1 में x को हमने इंटीजर लिया है, तो -x -i आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज i एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज -i। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ greatest integer x plus greatest integer minus x? This is I minus I and this is equal to 0। तो यानी x जब इंटीजर होगा तब तो इसकी वैल्यू 0, मेरे ख्याल से काफी आसान है प्रूव करना। केस 2 में आते हैं, केस 2 में अगर आप देखोगे नहीं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब, केस 2 की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, x को अब आप क्या लीजिएगा i प्लस एफ, नहीं इंटीजर प्लस क्या लिखिएगा फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। मैंने 0 पे ओपन क्यों लगाया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि 0 पे ओपन क्यों लगाया है, क्योंकि f इक्वल टू 0 वाला केस हम पिछली केस में देख चुके हैं। केस 1 में f इक्वल टू क्या था बच्चों 0, तो इसलिए हम लोगों ने x को i प्लस एफ लिया, और f कहां से कहां तक हो गया, f हो गया आपका ओपन 0 से लेकर ओपन 1 तक। कहां से कहां तक हो गया f, ओपन 0 से ओपन 1। 0 वाला केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हियर विल बी i। ये सबको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी व्हाट i। अब मैं बोलूं -x, तो -x किसके बराबर होगा, -i माइनस एफ, नहीं -x किसके बराबर होगा -i माइनस एफ। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x,
हम लोग बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स विल बी व्हाट, माइनस आई माइनस 1। ये चीज थोड़ा अच्छे से समझ लो। अभी भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.7 लिया था, याद कर रहे हो क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैंने क्या लिया था, माइनस 2.7। तो माइनस 2.7 से पहले वाला इंटीजर आया था, यानी वो किसके बराबर आया था, माइनस 3। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स लिखोगे इस केस में, जब माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस आई माइनस एफ। चाहो तो हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। x और माइनस एक्स दोनों सिमिलर डिस्टेंस पे होगा। नहीं समझ में आए कुछ भी तो बोलेंगे, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। ध्यान से देखिए, हम लोग बोले कि ओरिजिन अगर यहां है तो x मान लो इधर इतनी दूरी पे है, समझ में आएगा? तो सेम डिस्टेंस पे माइनस एक्स होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर x इतनी दूरी पे है, समझ में आया, तो माइनस एक्स भी उतनी दूरी पे उधर पीछे होगा। अच्छा, x इस केस में हमने क्या लिया, i प्लस एफ, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, i। तो यानी कि x इंटीजर तो है नहीं। अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि वो दो इंटीजर के बीच में होगा। ये सबको समझ में आता है कि अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं है, इंटीजर है तब तो बात अलग है, वो तो हम केस 1 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मान लो कि कोई नंबर इंटीजर नहीं है तो वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा। ये क्लियर है? और आपको समझ में आया कि x अगर i प्लस एफ है तो x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू i है, तो यानी इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर तो i होगा। x से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, i। तो इसके आगे वाला इंटीजर क्या होगा, i प्लस 1। ये सबको क्लियर हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x i है, तो x से जस्ट पहले वाला इंटीजर i है, तो i के बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, i प्लस 1। यानी x क्या होगा, ध्यान से सुनना, x क्या होगा, i से i प्लस 1 के बीच में होगा। x कहां से कहां तक होगा, i से i प्लस 1 के बीच में होगा। अच्छा, माइनस x इधर है तो माइनस एक्स भी तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा ना, इसी के नेगेटिव के बीच में होगा। यानी कि हम लोग बोले इधर कौन सा हो गया, माइनस आई, और उतनी डिस्टेंस पे इधर क्या आएगा, माइनस आई माइनस 1। देख लो एक बार फिर से कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x जिन इंटीजर्स के बीच में, माइनस एक्स उन्हीं के नेगेटिव के बीच में होगा। तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आया, माइनस आई माइनस 1। समझ में आएगा? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा i माइनस 1, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है? फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार और आप इस वीडियो को देखिएगा, मैंने इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो आज के लिए तो बस अपन इतना ही कर रहे हैं। होमवर्क में बेसिक मैथ्स का एक्सरसाइज 2 करेंगे। होमवर्क में बेसिक मैथ्स का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 करेंगे। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से होमवर्क आपको बतला दिया गया है। ठीक है? दूसरी चीज कि हम अगली क्लास में एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ना है अपने को, और दूसरा फिर हम लोग कंपाउंड एंगल्स चालू करने वाले हैं। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास से अपना चालू होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, उसको एक बार थोड़ा सा और बतलाना है। और बाकी आप ये होमवर्क कीजिए, एक्सरसाइज 2। टिल देन अपना अपना ख्याल रखिए, साबुन से हाथ धोते रहें। ठीक है? और अपना ध्यान रखें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।